जाने तमन्ना तो जनूं मेरा अनुशी खान किस नंबर 6। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरदान ने इसकी कलाई पकड़े दरवाज़ा खोले अंदर की तरफ धक्का दिया और ख़ुद दरवाज़ा लॉक करते अरीसे की तरफ बढ़ा। देखिए जरदान, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अरीसे ने डर से कांपते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते कहा। सरदान ने फ़ौरन से अरीसे की कलाई अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते अपने करीब किया। अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सरदान ने मुस्कुराते हुए अरीसे की आंखों में आंखें डाले कहा। अरीसे की काली गहरी आंखें इस वक्त रोने और डर की वजह से सुर्खी माइल थीं, जबकि सरदान की चॉकलेट ब्राउन आंखें इस वक्त आग उगल रही थीं। इनमें आज सब फना कर देने के जज्बे देखते अरीसे ने खुद को सरदान से छुड़ाने की कोशिश की। सरदान अरीसे की आंखों में ऐसा खोया था कि इसे इर्द गिर्द की कोई होश ही नहीं थी। इसी कैफियत में सरदान ने अरीसे के कंधों पर हाथ रख के अपने करीब किया। इससे पहले कि सरदान अपनी बेखुदी में कोई गुस्ताखी करता, अरीसे के आंसुओं में इजाफे और सर को नफ़े में हिलाने पर होश में आते अरीसे को एकदम खुद से दूर किया तो अरीसे की कमर जोर से दीवार के साथ लगी। तकलीफ और डर से इसके मुंह से चीख निकली। अरीसे की चीख सुनते सरदान दोबारा अरीसे की तरफ बढ़ा। नहीं प्लीज़ जरान, छूना नहीं। अरीसे ने सरदान को अपनी तरफ हाथ बढ़ाते देख हिम्मत करते कहा। नहीं तो डर और खौफ से इससे एक लफ्ज़ भी बोलना मुश्किल हो रहा था। सॉरी अरीसे, सरदान ने अरीसे की हालत देखते कहा। अभी वो बेखुदी में जो करने जा रहा था इसका भी वो हक नहीं रखता था। देखो अरीसे, तुम मेरी बात सुकून से सुन लो। मैं नहीं चाहता कि जितना मेरे अंदर इस वक्त गुस्सा है इसका निशाना तुम बनो। सरदान ने अरीसे का हाथ पकड़े बेड पर बिठाते कहा। मुझे घर जाना है, सरदान के नरम लहजे पर अरीसे ने हिम्मत करते कहा। इसे लग रहा था वो किसी भी वक्त बेहोश होकर गिर जाएगी। तुम्हें लगता मेरी बात सुने बगैर तुम इस कमरे से भी बाहर निकल सकती हो? सरदान ने अरीसे के पास ज़मीन पर घुटनों के बल बैठते कहा। सरदान के बैठते अरीसे खिसक कर दूर हुई। सरदान, ये सब गलत है, अरीसे ने कुछ मिनट्स की खामोशी के बाद कहा। सरदान वैसे ही बैठे किसी गैर मरई नुक्ते पर नज़रें जमा कर बैठा अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। अरीसे की बात पर इसने अरीसे की तरफ खामोशी से देखा। सरदान की आंखों में पहली तकलीफ देखकर अरीसे का दिल भी अजीब बोझल सा हुआ। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा था इसके जिम्मेदार भी और सरदान की वो जिद ही थी जिस पर वो आज भी कायम था। देखें सरदान, ज़रूरी तो नहीं ज़िंदगी में हमें हर वो चीज़ मिल जाए जिसे हम चाहें, अरीसे ने सरदान को आहिस्ता आवाज़ में कहा, जबकि सरदान की पोजीशन में अभी भी कोई हरकत नहीं हुई थी। सरदान, हो सकता है मैं बस चुप। अगर तुमने अपनी ज़ुबान से एक बार भी इसका नाम लिया तो अरीसे, ये मेरा तुमसे वादा है, आज की रात इसकी आखिरी रात होगी। सरदान ने अरीसे के मुंह से असफर का नाम भी मुकम्मल नहीं होने दिया और खड़े होते साइड लैंप हाथ मारते गिराते चिल्ला कर कहा। सरदान के चीखने और लैंप के गिरने जो इसके पाँव के पास आकर गिरा था, इसके डर से अरीसे ने अपनी चीख को अपने मुंह पर हाथ रख कर रोका। इसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था और आंसुओं में भी रवानी आई। अरीसे, सोचो, एक मर्द के लिए क्या इससे बदतर सज़ा होती जब इसका इश्क इससे बेवफाई करते किसी और का होने का दावा इसके सामने करे। सरदान ने अपने बालों को अपने दोनों हाथों में जकड़े इतनी ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि इसके गले में खराश पड़ गई। अरीसे ने सरदान को ऐसे चिल्लाते देख अपने कानों पर कांपते हाथ रखे। अरीसे ने सरदान को बहुत बार गुस्से में देखा था, लेकिन आज तो वो किसी और ही सरदान से मिल रही थी जिसे देखते वो बहुत खौफ महसूस कर रही थी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सरदान को जानती ही ना हो। सरदान, आप मुझे किसी तरह का इल्ज़ाम ना दें, बेवफाई का आगाज़ भी आपने किया, मुझे छोड़कर भी आप गए थे। पूरे 2 साल से आपने हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर रखा है और इस दौरान कितनी लड़कियां आपकी ज़िंदगी में आई मुझे अच्छे से पता है। अरीसे ने भी सरदान को भड़के लहजे में कहा, जो मुसलसल इसे इल्ज़ाम दे रहा था। जब आपको किसी पर भरोसा ना हो तो ऐसे ही छोटे छोटे वाक़यात भी लोगों को बेवफाई लगते हैं। सरदान ने तनसिया मुस्कुराते कहा। खैर, ये सब बातें तो हमारी सारी ज़िंदगी भर चलती ही रहेंगी।
तुम ये ना समझना मैं तुम्हें इस सब के लिए इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा, जरदान ने बिल्कुल अरीसे के पास बेड पर बैठते कहा। इससे पहले कि अरीसे वहाँ से उठती, जरदान ने अरीसे को खींचकर दोबारा बेड पर बिठाया और अपना मुंह बिल्कुल अरीसे के मुंह के पास ले गया कि इनमें कुछ इंच का फासला रह गया था। अरीसे, मैं जो बोलूँगा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद दोबारा मैं इतने प्यार और सुकून से अपनी बात दोबारा नहीं दोहरा सकता। जरदान ने अरीसे के चाँद से मुखड़े को देखते कहा। रोने से इसके रंग और आंखों में घुली सुर्खी जरदान को बहकाने का काम कर रही थी। जरदान बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर रहा था, नहीं तो दिल कर रहा था एक बार इसकी आंखों को नरमी से छूकर ज़रूर देखे, जिन्होंने 2 साल से इसकी नींदें हराम की हुई थी। जरदान एक बार फिर अरीसे को देखते खोया था। अरीसे अब जरदान के रवैये से मुसलसल घबराती इधर उधर देख रही थी। जरदान कुछ सेकंड बाद अरीसे ने जरदान को पुकारा तो वो होश में आया। अरीसे, तुम आज ही घर जाते इस शादी से इनकार कर रही हो, जरदान ने अरीसे के पास से उठते अपने बालों में उंगलियां फेरते कहा, जबकि जरदान की बात पर अरीसे का मुंह खुला था। इन्हीं जरदान चाहता था कि वो शादी जो 4 दिन बाद होने वाली है, जिसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी, यहाँ तक कि सब रिश्तेदारों में कार्ड तक पहुँच चुके थे, कल इसका मायूं था इसके लिए इनकार करके सारे ख़ानदान की बेइज्जती का सबब बन जाए। अरीसे जरदान की बात पर अभी भी इसे देख रही थी। तो अगर मैं इस शादी से इनकार कर देती हूँ तो यकीनन आप भी अपनी ज़िद छोड़ देंगे, अरीसे ने खोए लहजे में कहा। अरीसे को जरदान का जवाब अच्छे से मालूम था, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद पर यह सवाल किया कि शायद इन 2 सालों में अरीसे जरदान शाह के लिए कुछ ख़ास हो गई हो। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, 6 माह बाद ऐसा होना मुमकिन है, जरदान ने मुतमईन लहजे में कहा। तो शादी भी 6 माह बाद ही कर लीजिएगा, अरीसे ने दुखी दिल से कहा। मेरा तो 6 माह बाद का ही इरादा था, लेकिन तुम्हें ही जल्दी थी, जरदान ने ड्रेसिंग के सामने खड़े होते अपने बाल कंघी करते कहा। जरदान अब कुछ पुरसुकून हो रहा था, क्योंकि अरीसे इसके सामने थी और अपना गुस्सा वो निकाल चुका था। मेरी शादी से अब आपकी शादी का कोई लेना देना नहीं, मेरी तो 4 दिन बाद हो रही, आप अपनी फिक्र करें, जब करनी हुई कर लीजिएगा, मुझे क्या, अरीसे ने मुंह बसूरते कहा। जरदान के नॉर्मल अंदाज पर बात करने पर अरीसे अब आसानी से बात कर पा रही थी। चलो, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो 4 दिन बाद ही कर लेंगे, जरदान ने मुस्कुराते हुए कहा। जरदान प्लीज़, मैं सीरियस हूँ, अरीसे ने जरदान को इसकी बात सीरियस ना लेने पर कहा। अरीसे, मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं, बस तुम आज जाकर इनकार करोगी, जरदान ने सोफे पर बैठते अरीसे को घूरते कहा, जो इसका पारा दोबारा से हाई करवा रही थी। अगर तुम नहीं कर सकते मैं कर लूँगा। सबसे बात पूछा जाए तुम मेरा साथ दोगी, जब तुमसे पूछा जाए तुम मेरा साथ दोगे, जरदान ने अरीसे को देखते तहम्मुल से कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, घर वालों ने मेरी मर्ज़ी से ये सब किया है, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिसकी वजह से इन्हें शर्मिंदगी हो, और मैं आपके लिए इनकार क्यों करूँ, आप तो आज भी अपनी ज़िद छोड़ने से मना कर चुके हैं। अरीसे को जरदान के आज भी इससे ज़्यादा अपनी ज़िद को अहमियत देना तकलीफ से 2-4 कर गया था। जरदान की इसी ज़िद की वजह से इसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जरदान आज भी इससे ही कुर्बानी मांग रहा था। अरीसे ने इस बार चिल्ला कर कहा। आवाज़ आहिस्ता। जरदान अरीसे के चलाने पर सोफे से उठता इसे उंगली से वार्न कर गया। मैं कुछ नहीं बोलूँगी जरदान, क्योंकि मैं भी आप जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। अरीसे ये कहती बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अच्छा राशिद, वो मलक साहब के प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल भी ले जाओ और सुबह तक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेना, अरहम ने बाकी फाइल्स पर साइन करते कहा। जी सर, राशिद ने सारी फाइल्स को तरतीब देते कहा। सुगना, इधर आओ, अरहम ने मुलाजमा को आवाज़ दी जो चाय के बर्तन उठाने आई थी। जाओ कमरे में बीबी जी को बोलो मेरी कबर्ड से नीले रंग की फ़ाइल दे दें। अरहम ने जानबूझकर मुलाजमा को भेजा ताकि हुदैबिया को बावर करवा सके कि ये सब काम तुम्हें ही करने हैं आगे जाकर। कुछ मिनट्स बाद मुलाजमा हाथ में मतलूबा फ़ाइल पकड़े लाउंज में दाखिल हुई। फ़ाइल देखते अरहम का दिल कर रहा था अगर हुदैबिया इसके सामने होती तो इसकी सादतमंदी पर अच्छा सा तोहफ़ा ज़रूर देता। मैनेजर के जाते ही अरहम कमरे में जाकर अपनी बेगम को ज़रूर इसका नाम देने का इरादा रखता था। मैनेजर के जाते ही अरहम ने अपने कदम बेचैनी से कमरे की तरफ बढ़ाए। अरहम दरवाज़ा खोलते जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, हुदैबिया से देखते फ़ौरन बेड से खड़ी हुई और दोनों की तरफ बढ़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे पहले वो अरहम के पास से गुजरती, अरहम ने इसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने में बींच लिया।
जबकि अदीबिया का दिल इस अचानक अवताद पर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद सुकून से मुझे खुद को महसूस कर लेने दो, नहीं तो अगर मैं अपनी पर आ गया तो किस हद तक चला जाऊंगा मुझे खुद भी नहीं पता। अरहम ने अदीबिया की मुसलसल मजम्मत पर इसके कान में धमकी दी। अदीबिया अरहम की धमकी पर मजम्मत के साथ अपनी सांसें भी रोक गई। जाने मन सांस तो लो, तुम्हारी सांस रोकने का हक मेरे अलावा तुम्हें भी नहीं। अरहम ने अदीबिया के मुंह को अपने सामने करते इसके मुंह पर फूंक मारते कहा। अरहम की बेबाक बात पर अदीबिया कानों की लू तक सुर्ख हुई। अरहम प्लीज़, आप अरीसे को बुला दें, अदीबिया ने अरहम से कहा, जो इसे ऐसे ही सीने में भींचे खड़ा था। खड़ा बालों से आती खुशबू को इनहेल करते आंखें बंद किए बस अदीबिया को महसूस कर रहा था। जरदान जब तक अरीसे को मना नहीं लेता वो अरीसे को यहाँ से जाने नहीं देगा। तो फिलहाल तुम बस चुप करके मुझे खुद को महसूस करने दो। अरहम ने अदीबिया की कमर पर बेबाकी से हाथ फेरते कहा। प्लीज़ अरहम। अदीबिया ने अरहम की बेबाक बातों और इसके हाथों की हरकत पर लड़खड़ाते लहजे में कहा। अरहम ने अदीबिया की बात को इग्नोर करते अपने दोनों हाथ इसके गालों पर टिकाए इसके माथे पर हकीकत से बोसा दिया। अरहम के इस अमल पर अदीबिया की आंखों से आंसू निकलकर इसके गालों पर गिरे। अदीबिया इस लम्स के लिए कितना तड़पी थी। अगर अरहम जान जाता तो सारी जिद अना छोड़ता कब का वापस आ जाता। बेगम, अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपने इतने आंसू बेमोल कर दिए हैं। अरहम ने अदीबिया के आंसू अपने होंठों से अकीदत से चुनते शरारत से कहा, जबकि अदीबिया इसकी बात का मतलब समझते अपना सुर्ख चेहरा अरहम के सीने में छुपा गई। अदीबिया के इस स्टाइल पर अरहम का दिल भी जोर से धक धक कर रहा था। अरहम ने अरीसे की गर्दन पर जा बचा अपने होंठों का लमस छोड़ना शुरू किया तो अदीबिया अरहम की बाजू में हल्के हल्के लरसने लगी। अदीबिया को लरसते महसूस करते अरहम ने अपना मुंह इसकी गर्दन से निकाला। अरहम ने अब तक अदीबिया को कमर से मजबूती से पकड़ रखा था, नहीं तो वो अब तक अदीबिया ज़मीन बोस हो चुकी होती। अदीबिया के श्वाएं बखेरते रूप को देखते अरहम मजीद बहका। अदीबिया के चेहरे के एक एक हिस्से को बार बार चूमने लगा। अरहम की नसों का मरकज़ अब अदीबिया के सुर्ख याकूती लब बने जिन पर इसने लाइट पिंक लिप ग्लॉस लगा रखा था। अरहम ने आहिस्ता से अपने अंगूठे को अदीबिया के होंठों पर फेरते लिप ग्लॉस को साफ किया। तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी भी मसनूई आराइश की? अरहम ने अपने माथे को अदीबिया के माथे से हल्के से टकराते भारी आवाज़ में कहा। अदीबिया की नज़रें मुसलसल झुकी हुई और पलकें रस रही थी। अरहम अपने मुंह जोर जज्बों की वजह से बेबस हुआ था। इसने अदीबिया को गौर से देखते एकदम पीछे करते अपने बाजू पर मुंतकिल किया और इससे पहले कि अदीबिया कुछ समझती अरहम अदीबिया के होंठों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते इसकी सांसें रोक गया। अब अदीबिया इसके कंधों को थामे अरहम के सहारे इसकी बाजुओं में मौजूद थे। अरहम मदहोशी से अदीबिया की सांसों को अपनी सांसों में नहेल करते इसकी सांसें रोक गया। अदीबिया को जब सांस लेने में मसला हुआ तो इसने अरहम के कंधे हिलाकर इसे होश दिलाने की कोशिश की। अरहम ने अपनी सुर्ख आंखों से अदीबिया को गौर कर देखा। इस बार अरहम ने अदीबिया की सांसें खींचने की जगह इसने सांसें इनहेल करना शुरू किया। अदीबिया का रंग सांस रुकने की वजह से और कुछ शर्म की वजह से सुर्ख था। आखिरकार अरहम को अदीबिया पर थोड़ा तरस आया तो इसे छोड़ता अपने सीने से लगाकर इसकी कमर रब करने लगा। अदीबिया अरहम के सीने से लगी गहरे गहरे सांस भर रही थी। अरहम की अपनी सांसें फूली हुई थी। जरदान ने दरवाजे की तरफ बढ़ती अरीसे को कलाई से खींच कर दीवार के साथ लगाया और अपने दोनों हाथ इसके इर्द गिर्द इस तरह जमा दिए कि अब अरीसे चाक कर भी हिल नहीं पा रही थी। अगर वो ज़रा सा जोर और लगाती तो सीधे जरदान के सीने से टकरा जाती। अरीसे, मैं इस मामले को आराम से हल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता तुम सब ये नहीं चाहते। जरदान ने अरीसे पर अपनी आंखें गाड़े कहा, तुम सब मुझे अच्छे से जानते हो। अगर मुझे जिद दिलवाई गई तो मेरा नुकसान तो होता, पर सामने वाले का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होता है। जरदान ने अरीसे के बिल्कुल पास मुंह करते कहा, जबकि अरीसे मुसलसल बिना हरकत के सांस रोके जरदान को देख रही थी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अरीसे ने बीकी आंखों से कहा। यानी ऐसा दिन भी आना था जब अरीसे ने जरदान शाह से डरना था। जरदान ने अरीसे के लहजे पर इससे दूर होते सोचा और मिनटों में एक फैसला करते अपना फ़ोन जेब से निकालते कमरे से बाहर निकल गया। जरदान के अचानक कमरे से बाहर जाते अरीसे हैरान और परेशान से दरवाजे को देखती रही। कुछ सेकंड्स बाद वो भी जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गई।
अरहम ऐसे ही हदीबिया को अपने बाजुओं में लिए सोफे की तरफ बढ़ा और हदीबिया को अपनी गोद में बिठा लिया। अरहम के इस अंदाज पर हदीबिया ने हैरानगी से अरहम को देखा, जिसकी सांसें अभी भी थोड़ी फूली हुई थी। मुझे जाना है अरीज़ें इंतज़ार कर रही होगी, हदीबिया ने शर्म से सर झुकाए कहा। अरहम के आज के सब अंदाज ही हदीबिया को बुखलाने पर मजबूर कर रहे थे। चली ही जाना तुमने मुझे तड़पते छोड़कर। अरहम ने हदीबिया के बालों में लगे कैचर को उतारा तो इसके लंबे सिल्की बाल इसकी कमर पर बिखर गए, जिन पर अरहम हाथ फेरते इनकी नरमी महसूस करते हदीबिया का मुंह अपनी तरफ कर गया। इससे पहले कि अरहम दोबारा हदीबिया की सांसों पर काबिज होता, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी गई। दस्तक की आवाज़ सुनते हदीबिया उछलकर अरहम की गोद से खड़ी हुई। अरहम, भाई कोई है? हदीबिया ने जल्दी से अपना कैचर उठाकर बालों में लगाया, जो अरहम ने अभी कुछ सेकंड पहले सोफे पर फेंका था। कैचर लगाते हुए हदीबिया ने अपनी चादर ठीक करनी चाही तो चादर वहीं गिरी हुई थी जहां वो दोनों सोफे पर आने से पहले खड़े थे। हदीबिया का ये सोच कर ही शर्म से बुरा हाल हुआ कि जाने वो कब से ऐसे ही अरहम के सामने खड़ी थी। इससे पहले कि हदीबिया अपनी चादर उठाती, अरहम ने जल्दी से हदीबिया की चादर उठाई और इसके कंधों पर फैलाते गले के पास से इसकी चादर को अपने हाथों में मजबूती से पकड़े अपनी तरफ खींचा। अरहम के इतनी बेदर्दी से इसे अपनी तरफ खींचने पर हदीबिया की आंखों में पानी जमा होना शुरू हुआ। हदीबिया, आज तो बिना मुंह ढांपे आने पर तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी, लेकिन अगर आइंदा मैंने तुम्हें ऐसे देखा तो जो सज़ा तुम्हें मिलेगी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, ये याद रखना। अरहम ने एक हाथ से चादर को जोर से पकड़े दूसरे हाथ के अंगूठे से हदीबिया के होंठों को मसलते कहा, जबकि अरहम की इतनी सख्ती पर हदीबिया की आंखों से आंसू फिसल कर गालों पर आ गए। अरहम ने इसी अंगूठे से इन्हें साफ किया। दस्तक देने वाला दोबारा से दस्तक देने लगा और इस बार इसने हाथ नहीं रोका। अरहम ने हदीबिया के होंठों को एक बार जोर से चूमा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि हदीबिया भी अपनी चादर ठीक से सर पर लेती अपने सुरख गुलाब चेहरे के साथ अरहम के पीछे गई। अरहम ने दरवाज़ा खोला तो सामने अरीज़े थी। हदीबिया, चलो घर चलें। अरीज़े ने हदीबिया का हाथ पकड़े अपने साथ खींचा, जो अरहम के पास ही खड़ी थी। अरीज़े, जरदान कहाँ है? अरहम ने इर्द गिर्द देखते कहा। पता नहीं, शायद वो चले गए हैं। क्या बात हुई तुम्हारी और जरदान भाई की? हदीबिया ने अरीज़े से कहा, जो इसे खींचे दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। रुको अरीज़े, अरहम जरदान को काल मिलाते कहने लगा, जिसका नंबर बिजी जा रहा था। अरहम भाई प्लीज़, मुझे अभी के अभी जाना है यहाँ से। अरीज़े ने रोते हुए अरहम से कहा, गुड़िया तुम अपने भाई के घर हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अरीज़े के पैनिक होने पर अरहम ने प्यार से कहा। हदीबिया ने अरीज़े का हाथ मजबूती से थाम रखा था। अरहम भाई, हम अभी जाएंगे क्योंकि मुझे कहीं भी आने जाने के लिए इनकी इजाज़त दरकार नहीं। अरीज़े फिर से हदीबिया को खींचते दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सामने ही जरदान दरवाज़ा खोले खड़ा था। माना तुम्हें फ़िलहाल मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज यहाँ से जाने से पहले तुम अपने सारे हकूक़ मेरे नाम करके जाओगे। जिसके बाद तुम किसकी इजाज़त से आया जाया करोगी, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। जरदान ने अरीज़े से कुछ फासले पर खड़े होते कहा, क्या मतलब है आपका? अरीज़े ने ना समझे से जरदान की तरफ देखा। जरदान, ये गलत है, इस तरह बात बहुत बिगड़ जाएगी। अरहम ने जरदान का मतलब समझते फ़ौरन आगे बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रखा। हदीबिया भी बात समझते परेशान हो गई। वो तो इस वक्त को पछता रही थी जब वो यहाँ अरीज़े को लाई थी। अब तक जो हो रहा, क्या वो ठीक है? जरदान ने अपनी सुर्ख आंखों से अरहम से पूछा। तो हम सब ठीक कर लेंगे। नहीं, जरदान ने पथरीले लहजे में कहा। थोड़ी देर में सिकंदर मौलवी साहब को लेकर पहुंच रहा। अरीज़े तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता। जरदान की बात पर हदीबिया ने अपना हाथ दिल पर रखा। मैं ये शादी किसी सूरत नहीं करूँगी, समझे आप? अरीज़े अपना हाथ हदीबिया से छुड़वाती जरदान की तरफ बढ़ी और इसके कॉलर को पकड़े चला कर कहा, जबकि जरदान ने गुस्से से इसके हाथ अपने कॉलर से झटके। आज तो ये हरकत कर ली, आइंदा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरदान ने अरीज़े की कलाई को जोर से पकड़े वार्न किया। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। अरीज़े ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़वाई, जो जरदान ने आसानी से छोड़ दी। वो सिर्फ इसे वार्न कर रहा था,
वरना इसे तकलीफ़ देना इसका मकसद नहीं था। दिव्या तुम इसे अंदर ले जाओ। जरदान ने दिव्या को मुखातिब किया, जो इस सारी सिचुएशन में परेशान सी खड़ी थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही कोई निकाह करूंगी मिस्टर जरदान। अरीसे ने जरदान की आंखों में आंखें गाड़े कहा, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ आपका जरदान साहब। जब दिल किया खेल लिया और जब दिल किया छोड़ दिया। अरीसे ने तंजिया कहते रोते हुए मुस्कुराई। जरदान ने अपनी दोनों मुट्ठियों को जोर से भींच के कुछ सख्त बोलने से रोका, जबकि इसके मुंह का सुर्ख रंग और माथे पर उभरी वेन्स इसकी बर्दाश्त दिखा रही थी। अरीसे, इतना बोलो जितना बाद में बर्दाश्त कर सको, जरदान ने सख्ती से कहा। दिव्या, तुम अरीसे को कमरे में लेकर जाओ। अरहम ने अरीसे और जरदान, जो एक दूसरे को घूर रहे थे, के दरमियान आते हुए दिव्या से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी भाई। अरीसे ने दिव्या का हाथ झटकते कहा, अरीसे प्लीज़, तुम बस 5 मिनट अंदर जाओ, इसके बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। अरहम ने दिव्या के कंधे पर हाथ रख के तसल्ली देते कहा, जबकि अरीसे आंसू भरी आंखों से हाल में सर हिलाती इसी कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ अभी थोड़ी देर पहले दिव्या और अरहम मौजूद थे। अरीसे के कमरे की तरफ बढ़ते ही दिव्या भी इसके पीछे गई, जबकि जरदान लाउंज में रखे सोफे की तरफ बढ़ गया। जरदान, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अरहम ने जरदान के पास जाते गुस्से से कहा। जो ठीक है वो ही कर रहा। जरदान ने बेनियाजी से सोफे से टेक लगाते कहा, नहीं जरदान, ये बिल्कुल ठीक नहीं, इस तरह प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। बढ़ती हैं तो बढ़ जाएं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स में मेरे दिल को ये तसल्ली होगी कि अरीसे के साथ मेरा नाम जुड़ चुका हमेशा के लिए। जरदान ने पुरसकून अंदाज में कहा। जरदान, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। जरदान ने सुर्ख आंखों से अरहम को देखा। अरहम ने अपने दोस्त की आंखों में पहले दर्द को देखते अपनी नज़रें फेरी। अरहम, तुम जानते हो ना अरीसे मेरे लिए क्या है? जरदान ने खोए खोए लहजे में कहा। जरदान, ये मेरा तुमसे वादा है, मेरे जीते जी अरीसे की शादी किसी और से नहीं होगी। बस मुझे एक बार कोशिश करने दो। अगर सब मेरे मुताबिक ना हुआ तो तेरा और अरीसे का निकाह मैं खुद करवाऊंगा, जैसे भी मुमकिन हुआ। अरहम ने जरदान के पास ज़मीन पर बैठते इसके घुटनों पर हाथ रख के कहा, अरहम, लेकिन इस सब में तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगे। जरदान ने अरहम से कहा, ठीक है, इस राज को बताए बिना ही पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन इस कोशिश में तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। अरहम ने खड़े होते मुस्कुराते कहा, ज़रूर, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा, वादा करो। अरहम ने अपनी सुर्ख सफ़ेद हथेली जरदान के आगे की। मेरा ख्याल है तुम्हें वादा लेने की ज़रूरत नहीं। जरदान शाह अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटता। जरदान ने इसके हाथ को इग्नोर करते टांग पर टांग रखते कहा, ओके जी, मैं ज़रा जाकर अपनी बीवी का हाल पूछ लूँ। अभी तेरा हाल पूछना बाकी है, मेरे चक्कर में तेरी काफ़ी मौजें हो गई हैं। जरदान ने अरहम की बात पर मसनूई गुस्से से देखा और आंख विंक की। तो भी कुछ कम नहीं, ये और बात है तुझे अभी हक नहीं मिला। अरहम ने भी बेबाकी से हिसाब बराबर करते कहा। इससे पहले कि अरहम कमरे की तरफ बढ़ता, फ्लैट की बेल बजी। सिकंदर होगा, सरदार ने कहा। नहीं, सिकंदर नहीं है, इसे तो मैं मैसेज करके मना कर चुका। अरहम ने एक और बम सरदार के सर पर फोड़ा। किसी दिन वो मासूम तेरी वजह से मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगा। सरदार अरहम से कहता टेरेस की तरफ बढ़ गया। मुलाजमा के दरवाज़ा खोलते ही एक खूबसूरत लड़का, जिसका कद दराज पर खूबसूरत नैनक्श का मालिक, जिस पर ग्रे आंखें, कड़ी नाक, सुर्खी माइल होंठ, इस पर सुर्ख और सफ़ेद चमकती रंगत, इसे एक हैंडसम मर्द के तमाम पैमाने में फिट कर रहा था। इसके साथ इसका शौहर, जो यहाँ गार्ड था, वो भी सर झुकाए खड़ा था, जिसका मतलब था कि वो लड़का इसके मालिक का करीबी था। मुलाजमा के साइड पर होते वो लड़का जल्दी से अंदर बढ़ा। अरहम को सामने देखते ही इसकी तरफ बढ़ा। मेरी बहन कहाँ है? इस हुस्न जमाल के बहकर लड़के ने गुस्से से भड़कते अरहम का कॉलर पकड़े चिल्ला कर कहा, वो अपनी हद में रह। अरहम ने भी जवाबी इसके कॉलर को पकड़े झटका देकर अपनी तरफ खींचते चिल्लाकर कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ बुलाने की? हज़ार शाह, ये तुम क्या कर रहे हो? जरदान शोर की आवाज़ सुनते लाउंज में आया तो अरहम और इस लड़के को एक दूसरे का कॉलर पकड़े देखकर गुस्से से कहा, जरदान भाई आप यहाँ? हज़ार जरदान को यहाँ देखकर हैरान हुआ। हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? क्या बड़े छोटे की तमीज़ भूल गए हो? जरदान ने इसे अरहम के कॉलर जो इसके हाथों में था इसकी तरफ इशारा किया, जबकि जरदान के गुस्से से कहने पर इसने फ़ौरन अरहम का कॉलर छोड़ा।
भाई बड़ों को भी चाहिए ऐसे काम करे जो छोटे इनकी इज्जत कर सके। हज़ार ने अरहम को घूरते कहा, जो हज़ार को ही घूर रहा था, जबकि हज़ार अब जरदान की तरफ बढ़ता इसके गले लगा। मिस यू भाई पागल, जरदान ने भी इसे अपने हज़ार में लिए प्यार से कहा। भाई सच में, हज़ार ने छोटे बच्चों की तरह कहा। मिस यू टू मेरी जान, सरदार ने हज़ार को अपने गले से लगाए कहा, जबकि अरहम इस मल्लाप पर आग बगोला हो रहा था। सरदार को लेकर इसकी दोस्ती ऐसे ही थी, पोजेसिव सी। अब अगर तुमने मिल मिला लिया हो तो बताओगे मेरे घर तशरीफ़ क्यों लाए हो? साहब, अरहम की आवाज़ पर जरदान और हज़ार ने एक दूसरे से अलग होते देखा। जरदान ने अरहम को बाज रहने का इशारा किया, लेकिन वो अरहम ही क्या जो दूसरे की बात सुन ले, वो भी अपने दुश्मनों के मामले में। मैं आपके मुंह लगने नहीं आया, मैं सिर्फ अपनी बहन को लेने आया हूँ। हज़ार जरदान को यहाँ देखकर थोड़ा पुरसकून हुआ था, नहीं तो जब से गार्ड ने इसे बताया था कि हदीबिया अरहम के फ्लैट पर है, वो इस वक्त से अंगारों पर लौट रहा था। अपनी मीटिंग छोड़ते सीधा यहाँ पहुँचा था, अरहम के होश ठिकाने लगाने। साहब, आपको लगता है आपकी बहन के मुंह लगने के बाद आप जैसे को मुंह लगाऊंगा मैं? अरहम बेबाकी से कहते सोफे पर जा बैठा, जबकि अरहम की बात सुनते हज़ार का सारा खून मुंह पर जमा हुआ। इसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींचे अरहम को घूरा, जो मुस्कुराते हुए हज़ार को ही देख रहा था। जरदान भाई, हदीबिया को बुला दें प्लीज़, हज़ार ने जरदान को देखते कहा, जो अरहम को देखते सर नफ़ी में हिला रहा था, जैसे अरहम ला इलाज हो। हदीबिया कहीं नहीं जाएगी, अरहम ने सोफे पर बैठे ही कहा, जबकि दरवाजे से बाहर आती हदीबिया ने दीवार का सहारा लिया, जो हज़ार की आवाज़ सुनते फ़ौरन बाहर आई थी। तो गाइस, आज के एपिसोड कैसी लगी? इससे अगली एपिसोड में कुछ राज़ों से पर्दा उठेगा, कुछ रिश्ते क्लियर होंगे और कुछ पंगे होना तो लाजमी है, और आज के हीरो की हीरोइन से भी मिलवाया जाएगा। अगली एपिसोड आने से पहले आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।